रोलेस ने क्या बोला? तो पहला तो ये बोला इसने, नंबर 1, पहले तो ये बोला कि इफ f is continuous in close interval ab, f is continuous is in close interval ab, पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, f is differentiable और डिफरेंशिएबल, f is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होता है, क्लोज इंटरवल में नहीं होता। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट, जहां पे एक ही टेंजेंट मिलेगा वहीं पे डिफरेंशिएबिलिटी होगा और कहीं पे नहीं होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट, कितने टेंजेंट मिलते हैं। किसी भी कर्व पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलेगा तब उसको डिफरेंशियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। हाँ? और थर्ड क्या दिया? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एंडिंग पॉइंट ऑफ द गिवन इंटरवल। कौन सा इंटरवल दिया है? ए कॉमा बी। यहाँ पे वैल्यू यानी कि ए पे एफ की वैल्यू एफ है, यानी कि हाइट वैल्यू क्या होती है हाइट, और बी पे एफ की वैल्यू एफ बी, बी पे एफ की वैल्यू एफ बी, और दोनों क्या हो इक्वल। एफ तीसरी कंडीशन एफ है, ये तीन कंडीशन का सेटिस्फैक्शन होगा तो उसने बोला 100% ए के बीच, ए और बी के बीच में एक नंबर सी ऐसा मिलेगा जहां पे डेरिवेटिव होगा। 100% एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा मिले तो कोई गारंटी नहीं है। 100% एक नंबर सी ऐसा मिलेगा इन बिटवीन ए टू बी, नॉट मिडल, इन बिटवीन ए टू बी, सच दैट इस डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश से इक्वल टू 0, then at least C belongs to AB। at least हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। कम से कम एक, कम से कम एक, इसी वर्ड्स पे हम एडवांस में कुछ कुछ मालूम होता है कि ये क्वेश्चन है। तो रोलेस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम या तो फिर कॉची-श्वार्ट्ज थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। एटलीस्ट वन को देखते ही, एटलीस्ट वन को देखते हुए मालूम होता है। हाँ? वो जब आएगा तब बताएंगे, अभी तो हम वर्ड की बात करेंगे। एटलीस्ट वन नंबर between A to B, interval A lies in AB, such that f dash C is equal to 0। 100% होगा होगा होगा, 100% होगा होगा होगा। उसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये मानना, उसका मतलब क्या है? हाँ? तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज अर्लियर क्लास की याद होनी चाहिए, कम से कम 2-3 चीज। पहली चीज, व्हाट इज एफ एक्स, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट ऑन कर्व। एफ डैश एक्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप है किसी भी कर्वेचर पे, किसी भी कर्वे पर। वो कर्व, ये मानो कि कर्व कौन है? y इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ पे पॉइंट का स्लोप क्या होगा? उसका डेरिवेटिव। यहाँ का स्लोप क्या होगा? उसका डेरिवेटिव। यहाँ का स्लोप क्या होगा? इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और आफ्टर डेरिवेटिव ये पॉइंट आपको रखना पड़ेगा।
ये जो भी पॉइंट आएगा वो, तो एफ डैश एक्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द कर्व एट गिवन पॉइंट। एफ डैश एक्स इज slope of the curve at given point। ऐसे तो ये टॉपिक एओडी का है, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बट क्या मालूम डिफरेंशिएबिलिटी दे दिया है तो हम करा लेंगे। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव का मीनिंग है किसी भी कर्वेचर का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। किसका स्लोप? कर्वेचर का स्लोप, यानी कि वो पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा गया इसका स्लोप। नंबर 2, स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन 0, वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन इज इनफाइनाइट, અને સ્લોપ ઓફ ધ હોરિઝોન્ટલ લાઇન यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ને વર્ટિકલ લાઇન यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरा स्लोप ऑफ यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। तीसरा स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अनडिफाइंड भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं, ये बात याद है। थर्ड पॉइंट, if two line are parallel then its slope are equal। slope of the parallel line are equal, slope of the parallel line are equal। the slope of the कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, ये हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे आता है उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जियोमेट्रिक इंटरप्रेट कि जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है इसका, वो क्या कहना चाहते हैं। कि मान लो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और उसकी जो हाइट है वो क्या है, एफ है ना। हाइट को क्या बोलते हैं, एफ है, यानी कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा एफ है। वो तो मालूम है ना कि किसी भी नंबर का कर्वेचर हो, ये कर्वेचर है, मान लो कि यहाँ पे ऐसा ये पॉइंट सी है, ये कौन है, y इक्वल टू एफ है, तो ये पॉइंट सी होगा, तो उसका इमेज क्या होगा, एफ ऑफ सी। वो आपने फंक्शन में सीखा है, यू हैव लर्न इन दिस फंक्शन, राइट। और मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, उसकी हाइट कितनी होगी, एफ बी, बट रोलेस ने क्या बोला, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों की इमेज सेम है, यानी कि ए पे जितनी हाइट मिलती है वही हाइट बी पे, तो मान लो कि वही पे आएगी। ये क्या हुआ, बी एफ बी, और आप देख सकते हो एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिखता है ना, जितनी ये हाइट उसको एफ ए बोलेंगे, उसको एफ बी बोलेंगे, दोनों को हाइट सम। एंड हियर लास्ट कंडीशन से स्टार्ट किया, दोनों की हाइट इक्वल है। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में जो भी ग्राफ है
वो कंटिन्यूस है। क्या है? तो आप ये दोनों के बीच में किसी तरह का भी ग्राफ ड्रॉ कीजिए, किसी भी तरह का ग्राफ। कैसा? कंटिन्यूस। और डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट यानी कि कहीं पे शार्प टर्न नहीं आना चाहिए। अगर वो शार्प डिफरेंशिएट नहीं है, कहीं पे शार्प टर्न, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि वेलोसिटी। आपने कभी ऐसा बाइक या मोपेड ड्राइविंग के बाद कभी ऐसा किया जाते जाते सीधा ही मुड़ गया? अगर एकदम फास्ट में मुंह करे, ऐसा हुआ है कभी? अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता? आप गिर चुके होते। कहीं से बाइक लेके जाओ 40 के स्पीड में, 40 के स्पीड में जाओगे तो भी एकदम अचानक, मान लो कि ऐसे जा रहे हो 40 के स्पीड में, ऐसे जा रहे हो, अचानक ऐसे नहीं मुड़ सकते हो। आपको यहाँ पे गाड़ी को वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा। उसके बाद या तो फिर यहाँ पे कर्वेचर पे जाके हाँ? अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? सोच लो, ट्राई मत करना, सिर्फ सोचना। हाँ? इसीलिए बोलता है जहां पे शार्प टर्न आता है ना बच्चों, वहीं पे डिफरेंशिएट नहीं होता, यहाँ वेलोसिटी नहीं मिलती। बहुत सारी वेलोसिटी मिलती है, बराबर। वेलोसिटी दो तरह से मिलती है, एक तो उसके वैल्यू से और दूसरी उसकी डायरेक्शन से। तो बहुत सारी डायरेक्शन साथ पे मिलती है, इसीलिए बराबर। तो यहाँ पे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों? कैसा ड्रॉ करना है? कंटिन्यूअस हो, कहीं पे ब्रेक ना हो। और दूसरा कैसा ड्रॉ करना है? शार्प टर्न ना आ जाए। तो चलो, मैंने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आपने बोला इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक ग्राफ, हाँ, ये वाला तो कर लिया। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो आप देखोगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। कहीं पे, कहीं न कहीं जगह पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा। डेरिवेटिव 0 कहाँ पे होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को कहीं पे आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलता है क्या? नहीं मिलता? ऑब्वियसली मिलता है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका सी हो गया, सी, ये पॉइंट कौन सा? सी एफ सी। और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव एफ डैश सी कैसा है? तो 0 है। मिल गया ना? एक जगह पे तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। तो सर, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये वाला ग्राफ शायद ऐसा तो ड्रॉ किया होता, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दोनों की हाइट सेम है। तो अगर सर मैं उस तरह से ड्रॉ करूँ तो बहुत सारे मिलते हैं। ये यहाँ पे एक जगह पे सी मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो मिल सकता, बहुत सारे जगह पे मिलते हैं। इसलिए तो मैंने लिखा यहाँ पे एटलीस्ट 1 सी, एटलीस्ट सी, कम से कम एक तो मिलेगा। बहुत सारे मिल सकते। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ये वाला भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 होगा। ये वाला भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ये वाला भी सी ही देगा। सब बहुत सारे मिल सकते हैं, यानी कि ऑड नंबर में मिलेंगे। या एक यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 3 मिला, देखो 2 नहीं मिलेगा, 2 कभी भी नहीं मिलेगा, है ना? याद रखो, है ना? उस सी की वैल्यू मिलेगी तो ऑड नंबर में वैल्यू मिलेगी। कहाँ पे? 1 नंबर मिल सकता है, या 3 जगह पे पैरेलल हो सकता है, या 5 पॉइंट पे, लेकिन 2 पॉइंट पे कभी पैरेलल नहीं होगा। सब बहुत सारा, कोई कहेगा तो सर मैं ऐसा भी ग्राफ ड्रॉ कर लूं, यहाँ पे पॉइंट ए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 खेला करें कितना नंबर ऑफ टेंजेंट where it is parallel to x axis are odd,
ऑड ही होगा, इवन नहीं होगा अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो। क्या क्या यहाँ पे कितना मिला, नंबर ऑफ टेंजर कितना, नंबर ऑफ टेंजर कितने टेंजर, नंबर ऑफ टेंजर वेयर इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कितना हुआ 3, यहाँ पे कितना हुआ 1। ऐसा बहुत सारे ग्राफ, कहीं पे ग्राफ होगा, हमको तो सिर्फ वही सोचना है कि जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो ए और बी के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए। डिफरेंशिएट यानी कि शार्प नहीं आना चाहिए। डिफरेंस का मीनिंग क्या होगा, शार्प नहीं आना चाहिए। बराबर, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, अब देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या देखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ऐसे तो दोनों एक ही है, रोल्स ने पहले दिया, उसके बाद लैग्रांज ने दिया, और आप लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली रोल्स का आ ही जाएगा। हाँ, क्योंकि इसने सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट दिए। हाँ, पहले वाला 2 उसने हाइट इक्वल नहीं बताई, उसने हाइट, उसका एग्जाम्पल भी कराते हैं, बराबर, उसने हाइट इक्वल नहीं बताई। हाँ, क्या लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, प्रोनाउंसिएशन क्या, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू, LAG लैग्रांज, शायद सही होगा, अगर गलती हो तो आप चेक कर लेना। और आई थिंक वो तो सही है। लैग्रेंज, लैग्रेंज नहीं, लैग्रेंज से बोला, लैग्रेंज। लैग्रेंज ने क्या बोला, उसने रोलेस का थ्योरम पढ़ा, सोचा, रोलेस ने थ्योरम आई थिंक 1627 में दिया था, और लैग्रेंज ने शायद 1635 के अराउंड दिया था, बहुत लंबे समय बाद। क्योंकि 1600 के साल में ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था, यहाँ से व्हाट्सअप किया और 1 सेकंड में वहाँ पे पहुँच गया। जो भी आपने मटेरियल किया दिया है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कम से कम 2-4 महीना 3 लगता था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने के लिए। जहाँ पे उसको रिफ़र किया जाए वो सही है गलत है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता, फटाफट हो जाता है। इसी साल में सोचो इसने एक थ्योरम दिया था, है ना, लैग्रेंज ने उसका थ्योरम देखा, सोचा, फिर उसको बोला, वही का टेलीफोन भी नहीं था, ऐसे लेटर से या फिर लिथो से आप एक्सचेंज करते थे, है ना, फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन करके पूछ ले भाई लैग्रेंज तेरे में ये खामी है, ये तकलीफ है। कोई कोई की गलती निकाल नहीं पाता था, क्यों, क्योंकि इतना कम्युनिकेशन ही नहीं था।
कभी तो कोई एक स्टेटमेंट देता है तो तरत जो उसका गलत मीनिंग लेके कोई ने कोई कूद पड़ता है, पर ऐसा नहीं था। तो लांगराज ने क्या किया भाई, उसको बोला भाई 3 कंडीशन की मेरे को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 कंडीशन। पहली वाली कंडीशन एप सेम की सेम जो रोलेस ने दी थी वही कंडीशन, जो कंडीशन रोलेस ने दी थी वही कंडीशन, एप इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। और दूसरा एप इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल डिफरेंशियल है, ओपन इंटरवल में डिफरेंस ऐसे लेते हैं लास्ट पॉइंट पे बहुत सारा टेंजेंट मिलता है ना। मान लो कि कर्वेचर है, ये तो लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट ऐसे भी टेंजेंट उसको टच करके जाने वाली बहुत सारी लाइन, इसलिए एंडिंग पॉइंट पे वो डिफरेंशिएट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट पे वो डिफरेंशिएट नहीं होता, वो मान लो। और चलो डिफरेंशियल, तो उसने बोला क्या बोला, उसने बोला एटलीस्ट एक नंबर ऐसा मिलेगा, देन एटलीस्ट वन C belongs to AB such that f dash C is equal to FB minus FA divided by B minus A। सर ये पंगा क्या है? हाँ? क्या बोला कि डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस डिफरेंस ऑफ द इनपुट, हाँ? क्या बोला, डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द इनपुट का जो रेशियो है, वो रेशियो का जैसा ही एक टेंजेंट मिलेगा, कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ बी माइनस एफ है डिवाइड बाय बी माइनस ए। और अगले वो मैंने 4 पॉइंट लिखा है, 5वां पॉइंट लिखना रह गया, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप क्या होता है, मान लो कि 2 नंबर है x, दूसरा नंबर है b, तो चलो ए बी का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, चलो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी कितने को आता है, 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, बोलो बच्चों। 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप कैसे मिलता है, याद है कि नहीं, यस का नो, गिव मी आंसर। मैत्री, खुशी, आदित्य, हेलो, बोले 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, याद है बेटा? नहीं है तो ना बोल दो, इसमें घबराने वाली बात क्या है, नहीं है तो नहीं है। क्या डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट सेम ऑर्डर, पहले y कोऑर्डिनेट डिफरेंस क्या होगा, y1 माइनस y2 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर, सेम, यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 माइनस x2, यहाँ पे y1 माइनस y2 है तो x1 माइनस x2 लिखेंगे, इस तरह से। ज्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय, ऐसे लिखते हैं,
ये भी याद रख लो बस। स्लोप के बारे में तो बस कुछ आपको याद रखना है। दो परपेंडिकुलर लाइन का ये भी रख दो, एक टू लाइन आर परपेंडिकुलर, और आगे वाला एक टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज वन। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज वन। जब दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट वन नहीं -1 होगा तो वो दो लाइन परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे को, बराबर। एक प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू लाइन्स इक्वल टू -1, then the lines are perpendicular। दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हो जाए तो वो मान लेना वो लाइन परपेंडिकुलर है। वो हमने 11th में प्रूव भी किया था, है ना। अब यहाँ पे आ जाए उसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है। उसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है, अगर रोल्स का थ्योरम माना जाए तो रोल्स ने क्या बोला था, अगर हाइट सेम हो यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो उसको रख दो तो एफ डैश से 0 आ जाता है। रोल्स के 3rd नंबर की कंडीशन इसमें अप्लाई कर दो तो आ जाएगा। देखो एफ ए इक्वल टू एफ बी रख दो तो रोल्स आ गया ना, हेलो, तो उसका जियोमेट्रिक इंटरप्रेशन क्या है, इंटरप्रेट तो मान लो कि ये एक्स अभी तो मैं ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करे, इट इज नॉट नेसेसरी टू इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं सिर्फ अच्छी फील आए इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। हर एक मैं नहीं, हर एक कोई आदमी फर्स्ट में ही आपको एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा उसको आगे का क्वाड्रेंट में एक्सटेंड भी करेंगे। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए और उसकी हाइट यहाँ पे एफ भी है, ये क्या है एफ है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, क्योंकि ए कॉमा एफ है। और एक पॉइंट बी है, आज के दिन में एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसे जरूरत नहीं है, बोलो यहाँ पे भी हो सकता है, देखिए यहाँ लाइन पे कहीं पे मान लो कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये पॉइंट बोल एफ बी, ये हाइट कौन सी, ये पॉइंट बी एफ बी, दोनों ग्राफ पे बोल दो पॉइंट लिया, ये पॉइंट ने मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोला है। अब लैग्रेंज ने क्या बोला, लैग्रेंज ने क्या बोला, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपको ए के बी के बीच में जो भी फंक्शन बनाना है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए, और दूसरा डिफरेंशियल होना चाहिए, यानी कि शार्प टर्न इज नॉट अवेलेबल, शार्प टर्न कहीं पे नहीं आएगा। ए और बी के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो इस तरह से कहीं के ग्राफ ड्रॉ होगा क्या, और डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ मैं, एक ग्राफ हुआ। अब देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, तो ए एफ है ना, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी कौन है, तो चलो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट सेम ऑर्डर। तो डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट यानी कि एफ बी y कोऑर्डिनेट माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस, तो यानी कि ये लाइन है, ये वाली लाइन
इसका स्लोप क्या आया? एफ बी माइनस एफ ए, ये वाला स्लोप आया, बराबर। अब क्या, थोड़ा ग्राफ को सही बोल। अब क्या, तो मैं यहाँ पे कोई एक टेंजेंट रो खींचिए, तो टेंजेंट क्या है, उसको पैरेलल है क्या नहीं, देखो यहाँ पे मान लो कि पॉइंट सी है, तो उसका स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी। ये पॉइंट को सी मान लेता हूँ, सी एफ सी। अब देखो बच्चों, पॉइंट सी पे जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है वो ए बी को पैरेलल है क्या नहीं। टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू लाइन ए बी, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। हियर 1 पॉइंट एट पॉइंट सी एट पॉइंट सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी कॉमा एफ सी। एट पॉइंट सी टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन ए बी, सी पे जो मैंने टेंजेंट खींचा है वो टेंजेंट ए बी को पैरेलल है कि नहीं, तो ऑब्वियसली है। एट पॉइंट सी टेंजेंट is parallel to AB। तो दोनों लाइन पैरेलल है, अभी अगली स्लाइड में लिखाया दो लाइन पैरेलल होती तो स्लोप क्या होता, इक्वल होता। सी के आगे स्लोप क्या लिखा जाएगा, एफ डैश सी। देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये देखो स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एफ डैश सी, और ये क्या हो चुका, इस तरह से। ऐसा नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकता है, मान लो कि कोई ने ऐसा किया, है ना, तो ये ड्रॉ किया, एक यही कहीं भी कहीं से भी मिल सकता है, बोला ऐसे एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन और नंबर में मिलेंगे कितने, उसको पैरेलल कितना टेंजेंट मिलेगा, तो जितना भी टेंजेंट मिलेगा वो और नंबर का होगा, या एक होगा या दो होगा या तीन, एक होगा या तीन होगा या फाइव होगा, पर इवन नंबर नहीं मिलेगा, लिख लो थियरी में। इसीलिए मैंने शांति से लिए ये थियरी कि वो जी एडवांस के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, हा? अब बुक्स के एक या दो एग्जाम्पल करते हैं हम, बुक में से एक या दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ऐसे हमारी बुक में तो एग्जाम्पल ऐसे दिया ही नहीं है जो हमारे काम का हो, हाँ? हमारे बुक में ऐसे कोई एग्जाम्पल दिए ही नहीं है जो हमारे काम का हो, बिना काम के एग्जाम्पल दिए है। लिख लो पहले बच्चों,
तो पहले बुक्स में से कर देते बराबर, वैसे ना पॉसिबिलिटी नहीं है। वेरीफाई द रोलेस थ्योरम, बराबर क्वेश्चन है। बुक्स का तो सॉल्यूशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, वो आप खुद करना। बट यहाँ पे ये याद रखना, उसका कन्वर्स सही नहीं है, है ना, उसका उल्टा सही नहीं है। क्वेश्चन है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। रोलेस थ्योरम where fx is equal to x 3 का स्क्वायर और x बिलोंग टू एक की एग्जाम्पल करते हैं। तो वेरीफाई करना यानी कि उसको चेक कीजिए और c को भी फाइंड कीजिए। क्या? उसको चेक कीजिए और c को भी दिखा दीजिए, चला के नहीं। हाँ, तो भाई रोल्स ने कितनी कंडीशन देते? 3 कंडीशन। कौन सी 3 कंडीशन? जो क्रॉस इंटरवल दिया है इसमें क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। उसका ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसकी हाइट यानी कि एंडिंग पॉइंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो भाई एक तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, each polynomial expression is continuous in open close interval, differentiate at open interval। हर एक पॉलिनोमियल cos जैसे फंक्शन को आपको याद रखना। हियर f is polynomial expression, हियर सीधा ही लगता है f is continuous इन 0, क्यों ऐसा लिखा? तो मुझे मालूम है तो पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस। दूसरा क्या लिखो? f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, क्यों? पॉलिनोमियल के किसी के ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं आता, राइट। और तीसरा निकालो उसकी वैल्यू f0 निकालो, क्या होगा? f0 क्या होगा? 0। f3 क्या होगा? तो वो भी 0 होगा। देयरफॉर f0 इज इक्वल टू f3। इक्वल आना चाहिए, 0 आना जरूरी नहीं है। क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। देयरफॉर रोलेस थ्योरम, दिस फंक्शन satisfy all condition of the roles, then f is satisfy all condition of role। तो उसका मीनिंग क्या होगा? एक सी तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? देयर एग्जिट सी बिलोंग्स टू 0 to 3 such that f dash c is equal to 0। अब f dash से निकालो, f dash से कहाँ से निकालेंगे? उसका डेरिवेटिव करके, इनका डेरिवेटिव करके निकालेंगे। पहले डेरिवेटिव करेंगे और x की जगह पे c रख देंगे। तो डेरिवेटिव के पहले तुम x उसको एक्सपांड कर दो तो क्या होगा? x² माइनस 6x प्लस 9 और x के मल्टीपल करो तो fx ऐसा आएगा x³ माइनस 6x² प्लस 9x ऐसा आएगा। यस क्या नो? तो f डैश x क्या होगा? नहीं, रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह c रखना पड़ेगा ना। तो क्या होगा? 3c² माइनस 12c प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? c² माइनस 4c प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज किए, 3 का 3 पार्ट निकालिए
तो उसका फैक्टर क्या है, C-3 C-1 इक्वल टू 0। देयरफॉर C इक्वल टू कितना आएगा, C इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, या फिर C इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। बट हमको C की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से 3 में। 3 0 के 3 में इंटरवल नहीं आता। हियर 3 does not belong to open to 3, therefore C not equal to 3, and 1 belongs to 0 to 3, therefore C equal to 1। अब C भी मिल गया आपका। ओके, इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके।